जब भी कोई छात्र यूपीएससी परीक्षा करने का ख्याल अपने जहन में लेकर के आता है तो उसकी नजर में दिल्ली के कुछ बेहतरीन कोचिंग संस्थानों की एक छाप पड़ने लगती है और उन्हीं बेहतरीन यूपीएससी कोचिंग संस्थान में से एक अवध ओझा क्लासेस के ओनर अवध ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, राउज आईएएस एकेडमी में हुई घटना को आज 1 महीना बीत चुका है। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जिन 3 छात्रों की मौत हुई वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। ये तारीख पर तारीख का सिलसिला आखिर कब तक चलने वाला है? चक्कर ये है ना कि जहां पर भी सिस्टम जो है ना सिस्टम, अब वो सिस्टम ऐसा है कि मैं तो शीला दीक्षित जी के जमाने से देखता हूं कि जो हमारे यहाँ के दिल्ली के नेता हैं वो बोलते थे कि बस अगले चुनाव में हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगे, पानी मुक्त कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और पिछले 30 साल से मैं ये देख रहा हूं इन सारी समस्याओं का एक समाधान है और वो है जनता। क्योंकि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं करना तो उन्हें ही है। सिस्टम बनाएगा कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब तक उस सिस्टम में भारत के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं बैठेंगे ये ऐसे ही चलेगा। इसमें कोई विशेष घटनाएं होंगी, दबाव बनेगा, इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी, कमेटी बन जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। कितनी घटनाएं हुई हैं, सब में यही तो हो रहा है। अभी कलकत्ता में जो घटना घटी यही सब तो हो रहा है। कहां कुछ कोई हाँ एक आध अपवाद भी बन जाते हैं पर फिर ऐसा चलता है। तो सिस्टम, जब तक इस देश की जनता जागरूक नहीं होगी और उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारी सरकार में हमारे जैसे लोग, लोहिया जैसे लोग, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जब तक नहीं बैठेंगे ऐसा ही चलेगा। सर, आज भी दिल्ली में बारिश हुई। 1 महीने पहले जिस तरह के हालात थे उस तरह के हालात दोबारा बनते हुए नजर आए। लाखों बच्चे दिल्ली का रुख करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों की उड़ान के लिए। जो बच्चे सिस्टम का हिस्सा बनने आए वही सिस्टम की लाचारी का शिकार हो गए। बिल्कुल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी जस्ट मेरे पास एक लड़का आया था, पटेल नगर में रहता है। सो मकान मालिक ने उसे साइकोलॉजिकल हैरेस भी किया है और पैसा भी नहीं वापस कर रहा, सब कुछ किया। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और यहाँ जितने भी डीसीपी एसीपी हैं वो तुम्हारे ही सीनियर्स हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह स्टाफ होता है ना। जैसे मान लो तुम रेलवे में हो तो तुम्हें तो पास मिलेगा, तुम रेलवे की स्टाफ हो गई। कितनी विडंबना है कि आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा अगर अपने ही सीनियर के पास जाता है उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो एक बड़ा सिंपल सा उसका समाधान अब है, जिसको भी संभव हो सके मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो यार ऑनलाइन मोड है, हाइब्रिड मोड है। अगर आपके घर में पढ़ने की सुविधा है तो कृपया करके आप घर पे रह के पढ़ें। पहले एक चुनौती थी कि भाई दिल्ली के टीचर से कैसे पढ़ें। आपका मेन मुद्दा क्या है? दिल्ली के टीचर से पढ़ना। आप ऑनलाइन पढ़ लो। कोई 1-2 क्लास अगर आपको लगती है कि यार इकोनॉमी की क्लास करनी है, पॉलिटी की मुझे ऑफलाइन करनी, आके कर लो। तो ये हमें क्या करना होता है? सोल्यूशन पे काम करना होता है। हम उस टेक्निकल सिस्टम में घुसने के बजाय, एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं, बजाय अगर हम सोल्यूशन पे काम कर ले, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि जिसके पास भी संभावनाएं है वो अपने घर पे रहकर तैयारी करे। सर, मिडिल क्लास लोग 2 वक्त की रोटी बमुश्किल कमा पाते हैं। जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनने का, सिविल सेवा में आने का सपना देखते हैं, उनके माता पिता पेट काट करके उनका खर्चा देते हैं। दिल्ली की अगर कोचिंग की हम बात करें सर, लाखों रुपए फीस है। एक तरह से लूट मची हुई है। आप जहां पर बच्चे रहते हैं, एक माचिस की डिब्बी जितना कमरा है जिसका किराया होता है 17-18 हजार रुपए। फिर कोचिंग की बहुत सारी किताबें लेनी है, नोट्स लेने हैं, नोटबुक्स लेनी है। सर, ऐसे में जो आम आदमी है वो तो बहुत ज्यादा पिस रहा है। आप इलाहाबाद गए अपना कोचिंग करने के लिए, आपको भी यूपीएससी का जुनून था। आप इस दर्द को, इस चीज को बेहतर समझते हैं क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। तो सर, ये कब तक इस तरह से लूट मचती रहेगी? नहीं, लूट देखो, इकोनॉमी का एक नियम है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब लूट तब तक मचेगी जब तक आप डिमांड कर रहे हो। जैसे हमने बेहतर कोचिंग की डिमांड तो हर बच्चा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल है। अब जैसे टीचर्स की पेमेंट है, जितना बड़ा टीचर होगा उसकी उतनी बड़ी पेमेंट होगी। ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनकी 20,000 रुपए पर क्लास है।
20,000, 25,000, 30,000। मैं एक संस्था में था, वहां एक टीचर की 1 लाख पर आवर की क्लास थी। अब जो रॉ मटेरियल अगर इतना महंगा है तो फिर मैं उसमें कोचिंग क्या करेगा? उसे तो इन्हीं लोगों से पैसा लेके देना होगा ना। अब इलाहाबाद का टीचर अगर हम लेते हैं, वो तो बेचारा 2,000 रुपए घंटे में पढ़ा देगा। पटना का टीचर, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा भ्रम है कि इलाहाबाद का टीचर अच्छा नहीं है, पटना का टीचर अच्छा नहीं। ऐसा नहीं है, वहां के भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहां के भी टीचर सिलेक्शन करा सकते हैं। पर आप, वही वाली बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं एक इंस्टेंस देता हूं छोटा सा। इलाहाबाद में दिल्ली के एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने अपना कोचिंग लॉन्च किया है, अच्छा ब्रांड है। उसके जितने टीचर हैं तब इलाहाबाद गए, और जब वो अपना इंडिविजुअल पढ़ाते थे तो वो 15,000 20,000 रुपए फीस लेते थे। उनसे कोई लड़का नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी तो उनको फीस नहीं दिया। अब उस दिल्ली के ब्रांड में 2-2 लाख रुपए फीस देके 6,000 लोग पढ़ रहे हैं। तो एक पब्लिक मानसिकता भी तो है। अभी जैसे मैंने कोर्स लॉन्च किया हिंदी मीडियम का, 15,000 रुपए का कोर्स है, 15,000। आपको कोई भी विषय अगर उसमें समझ में नहीं आएगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। 9 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या जरूरत है दिल्ली में आने की? 15,000 रुपए अफोर्डेबल फीस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मतलब मुझे लगता है अगर आदमी 1-1 हजार रुपए 15 रिश्तेदार से मांग लेगा तो उसके पास 15,000 रुपए आ जाएगा। और भैया आप इलाहाबाद, पटना, इंदौर, भोपाल जैसे किसी शहर में आकर रहो, वहां एक कमरा ले लो। इलाहाबाद में 2,000 में इतना बेहतरीन कमरा आज की डेट में मिलता। आज कोई जरूरी है? अगर कबीर मगहर में रह के एनलाइटेंड हो सकते हैं तो सबको काशी और काबा जाना जरूरी है? तो एक साइकोलॉजी भी तो चेंज होनी चाहिए कि हमको एप्पल ही रखना है। चला लेते हो? नहीं चला तो नहीं पाते हैं। फिर नहीं पैसा होता भैया तो एप्पल ही खरीदते। हमें जरूरत पे जीना होगा। जरूरत और लग्जरी दो अलग अलग बातें हैं। तो हमारी देश ऐसा नहीं है कि हमारे पास इलाहाबाद में टीचर नहीं है, हमारे पास पटना में टीचर नहीं है। हिंदुस्तान की जितनी भी कोचिंग है, नीट, जी, आईएएस, सब में 80% लोग बिहार से हैं। वही बिहार का टीचर दिल्ली में पढ़ाएगा, आप उससे पढ़ोगे, लेकिन वही बिहार का टीचर अगर पटना में पढ़ाएगा तो आप उससे नहीं पढ़ोगे। तो ये एक कंज्यूमर की भी तो गलती है। तो आप इस पे भी एक बार विचार करो। आप अच्छा टीचर ढूंढो, अच्छा कोर्स ढूंढो। जगह पे मत भागो आप कि काशी जाएंगे तभी एनलाइटेंड होंगे, काबा जाएंगे तभी जन्नत मिलेगी। तो ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। सर, एक सवाल हो सकता है बच्चों के जहन में भी हो। अवध ओझा उन्हीं के बीच में से निकला कभी एक बच्चा था जो आज एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान को चला रहा है, नाम है, फेम है, सब कुछ है। तो अवध ओझा ने उन बच्चों के लिए क्या किया जो उनके जैसे ही परिवेश से निकल के आए? मैंने अभी एक संस्था बनाई है, और अभी नहीं, मेरे कोर्सेज चलते हैं, पढ़ाई कोर्स चल रहा है 501 रुपए में पर महीने। आप उसमें पढ़ो, आप उसमें जीवन के सिद्धांत, अभी मैंने धर्म पढ़ाया है, प्लस अभी मैंने भगत सिंह एसोसिएशन लॉन्च किया है। इस घटना के बाद से, राजेंद्र नगर की जो घटना हुई थी, उसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं। एजुकेशन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, सबसे बड़ी चीज है लर्न एंड अर्न। मतलब एक प्रोजेक्ट में देने जा रहा हूं कि आप पढ़ो भी, आप अर्न भी करो हमारे ही साथ। और ये 5 सितंबर से मेरी भगत सिंह जो एसोसिएशन है उसकी लॉन्चिंग है। सर, ये राउज आईएएस एकेडमी में जो घटना हुई, क्या आप उनके पेरेंट्स से मिले? नहीं, मैं अभी उनके पेरेंट्स से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अम्बेडकर नगर की जो लड़की थी, मैं अक्सर उधर जाता रहता हूँ, मेरा घर ही है उधर, तो मैं निश्चित तौर पर लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा। सर, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। कोलकाता की बात करें तो कैंडल मार्च निकलती हैं, कई दिनों तक प्रोटेस्ट चलता है। सर, कब तक लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे? कब सिस्टम ये ठीक होगा? क्योंकि आज जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनका खून उबाल मार रहा है कि हम इस जगह होते तो हम ऐसा करते, वैसा करते। लेकिन जब ये सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जब ये ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, तो यही लोग करप्ट हो जाते हैं। सर, क्या कारण क्या है? प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन करेगा कौन? शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, चीन गए, प्राइम मिनिस्टर की सदरी फटी हुई थी। जब तक ये जनता जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठकर शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, इनको टारगेट बनाकर चीजों को, नेताओं को नहीं चुनेगी, तब तक ये बेचारे ऐसे ही परेशान रहेंगे। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं जाति धर्म की, लेकिन
जब बात आती है आरक्षण की तो यही लोग फिर वापस से सड़कों पर उतर आते हैं। जब आरक्षण खत्म करने की या उसमें भी आरक्षण में आरक्षण देने की बात आती है तो यही लोग फिर सड़कों पर उतर के बवाल भी करते हैं, जो सिस्टम बदलने की मांग करते हैं। जब सिस्टम बदलता है तो सबसे ज्यादा मिर्च भी इन्हीं को लगती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। एक्चुअली कुछ चीजें हमारे यहाँ सामाजिक मुद्दे नहीं रह गए हैं, राजनीतिक मुद्दे हो गए। उनमें से एक आरक्षण है। सबको वोट चाहिए। अब वोट बैंक नहीं टूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। जैसे जब आरक्षण दिया गया था तो उसके पीछे मोटिव क्या था कि जो समाज का पिछड़ा तबका है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। अब वो मोटिव नहीं है, अब मोटिव है कि भैया हमारा वोट बैंक बना रहे। तो एक नेता ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं पूरा कर पाता एज अ रेल मिनिस्टर तो वो आदमी रिजाइन कर देता है। हमारे आप 1960 के पहले के 70 के पहले के नेताओं को बीच में रोकना चाहूंगी। आपने जैसे रिजाइन की बात की, जैसे हम बात करें रेलवे की, अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा रेलवे की घटनाएं जब से वो रेल मिनिस्टर बने हैं, डिरेल हो रही हैं ट्रेनें, कहीं पर पटरी से उतर रही हैं। तो सर इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? इस्तीफा एक मॉरल दबाव पैदा करता है। जैसे एक होता है ना प्रेशर। आजकल क्या है ना भाई, सुभाष चंद्र बोस 1939 में इलेक्शन जीते और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 14 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें छोड़ना ही था, पर वो नैतिक रूप से इतने मजबूत थे, उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ ही मेरे साथ नहीं है तो मॉरली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मॉरल जो प्रेशर होता है वो भी एक प्रेशर होता है। वो दूसरे के लिए प्रेसिडेंस का काम करता है कि साहब जैसे राजा था, वो था तो निरंकुश राजशाही में, लेकिन धर्म उसके ऊपर एक प्रेशर का काम करता था कि अगर आप धर्म के विरुद्ध काम करोगे तो आपको भी सजा मिलेगी। तो इस्तीफा यही होता है कि आपका जो अगला उत्तराधिकारी आएगा उसको पता होगा यार कोई चीज गलत हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। ये होता है प्रेशर। सर कोई भी घटना देश में घटित होती है, राजनीति की रोटियां सिकना उस पर शुरू हो जाती हैं, बजाय उस चीज को सुधार करने के। अगर हम आपसे जानना चाहें, मोदी कार्यकाल 3.0 आपकी नजर में क्या है? अभी तो शुरू हुआ है, तो उससे पहले 10 साल रह चुके हैं। हाँ, 10 साल रह चुके हैं। मोदी कार्यकाल की सबसे अच्छी घटना यह है कि विदेशों में हमारी धाक तो खैर बनी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेचारे उन फ्रंटों पे अभी भी लड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने रोजगार की बात की थी और सारी बात की थी, तो लड़ रहे हैं। और मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो 2024 का इलेक्शन है वो सबके सामने उसके रिजल्ट है। जनता डिसाइड करती है। अगर आदमी बढ़िया काम, भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं ना, तभी तो टीम में है। जो नहीं खेलेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा। तो जनता ने एक मैसेज दिया कि भैया देखो हम तुमसे थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, और अगर वो सारी बातें नहीं पूरी हुई तो 29 आ रहा है। तो जनता ने एक झटका तो दिया और अलार्म बेल बजा दिया कि हम आपसे थोड़ा सा दुखी हैं। अब इन्हें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर और अपने काम को आगे बढ़ाना होगा, वरना फिर 29 का इलेक्शन फिर। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए अवध ओझा ने तमाम मुद्दों पर अपना रुख साफ किया और साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से एक अपील भी की। इतने सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बजाय दिल्ली में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है अपने घर पर रह करके अच्छे से तैयारी की जाए। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।